बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और हम लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। वही डेफिनेशन मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ और क्योंकि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या कोई भी कैपेसिटर हो तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। अलबत्ता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्या मुराद है उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मुराद एक ऐसा कैपेसिटर होगा जिसकी अरेंजमेंट, जिसको बनाया ऐसे जाएगा कि उसकी जो दो प्लेट्स होंगी वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, और उन दो प्लेट्स के दरमियान हमारे पास एयर हो सकती है या वैक्यूम हो सकता है या फिर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स पैरेलल हों उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, उसकी ज्योमेट्री की वजह से, उसकी बनावट की वजह से। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है इसकी डिटेल्स हम थोड़ी सी आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा जिक्र इसका पिछले लेक्चर में भी हो चुका है। आपको राइट साइड पे जो दो तीन डायाग्राम्स नज़र आ रही हैं, इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है बना हुआ। इसमें आप देखेंगे कि जो प्लेट है उसका एरिया कैपिटल ए है। इसी तरह से एक प्लेट पॉजिटिव है जिस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक नेगेटिव प्लेट है जिस पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी है। जो फिगर ए और फिगर बी बनी हुई है आपको एक साइड व्यू है और एक टॉप व्यू है, आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी कह सकते हैं, और पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको हम वी बी और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को वी ए कह सकते हैं। और इसके दरमियान अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, एक छोटी सी डायग्राम आपको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे नज़र आ रही होगी, तो अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसके दरमियान रख दिया जाए एयर की जगह तो फिर ऐसी डायग्राम आ जाएगी। इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताया है ज़ुबानी, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। इन दो डायग्राम्स को भी अगर आप देखें तो यहाँ ज़रा डिफरेंट व्यू से उन चीज़ों को बनाया गया है। और यहाँ पे भी दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, एरिया ए ही है, एक को पॉजिटिव क्यू एक को नेगेटिव क्यू कह दिया गया है और उनके दरमियान डिस्टेंस को स्मॉल डी कह दिया गया है। इसके अलावा पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल को हम वी, मतलब ये दोनों डायग्राम्स में थोड़ा सा फ़र्क है, मगर हम वी बी कह रहे हैं पॉजिटिव के लिए और वी ए कह रहे हैं नेगेटिव के लिए। अच्छा, इससे आगे अब चलें। यहाँ तक का जिक्र तकरीबन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन की तरफ जाते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फाइंड करना हो तो फिर कैसे उसको फाइंड किया जाएगा। अच्छा, इसमें याद रखें कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखे हैं डायग्राम्स में। पहली डायग्राम में वो ये है कि हो सकता है हमारे पास कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर मौजूद हो। फ्री स्पेस का मतलब भी वैक्यूम है, और वैक्यूम और एयर की जो, क्योंकि हमारे पास परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये आलमोस्ट बराबर होती है, तो हम एक ही तरह की सिचुएशन कंसिडर करते हैं इसको। मगर सिचुएशन दूसरी तब आ जाएगी जब हमारे पास वैक्यूम की जगह कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए। तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड करेंगे जब वैक्यूम प्लेट्स के दरमियान मौजूद हो, और फिर उसी की मदद से हम फिर थोड़ा सा उसमें एडिशन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक उसके दरमियान रख दिया जाए प्लेट्स के दरमियान तो फिर उससे फ़र्क क्या पड़ता है। इस डायग्राम को आप दोबारा देख लें। यही बात जो मैं पिछले टॉपिक या पिछले स्लाइड पे मैं बता कर आया हूँ वही है, ज़रा एक और तरह बनी हुई है। मेटल प्लेट्स हैं, एक के एरिया को हम ए कह देते हैं और दूसरे का एरिया भी यही होगा। दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं इनका एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, दरमियान में स्मॉल डिस्टेंस डी है, और पोटेंशियल एक वी पोटेंशियल हमने बैटरी का जो पोटेंशियल था वो इसके साथ अटैच किया। तो बेसिकली थोड़ी देर के बाद जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो इन दो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस भी वी बन जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अच्छा, ये चीज़ें वो हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और उसमें यह है कि सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हम दो डिफरेंट सिचुएशंस को पढ़ेंगे तो दो डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ को लिखा करेंगे। अगर वैक्यूम हमारे पास होगा प्लेट्स के दरमियान तो सी वैक्यूम, और अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक होगा तो सी मीडियम उसे लिख दिया करेंगे। सी डाई इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं मगर हम यहाँ सी मीडियम लिखा करेंगे। तो लेट से हम ये कह देते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो सी वैक्यूम है अगर प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम या फ्री स्पेस हो। तो ये हम लास्ट टॉपिक में कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ चुके थे कि Q इज़ इक्वल टू सी वी और C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी।
तो ये इसकी नोटेशंस मैं अब सारी का जिक्र नहीं कर रहा, सी से मुराद हम ऊपर डिफ़ाइन कर चुके हैं। इसी तरह चार्ज क्यू को भी हम पिछली स्लाइड्स में बात कर चुके हैं, इससे मुराद चार्ज ऑन ईच प्लेट है। और वी से मुराद हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं बिटवीन द प्लेट्स जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इससे आगे हम चलते हैं। ये जो स्लाइड डिज़ाइन मैंने की हैं ये ऐसे की हैं कि अगर आप एग्जैक्टली इसी तरीके से पेपर में लिख लें तो ये आपके नोट्स भी हैं, ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी है। तो समझें भी आप इसको, और इसी चीज़ को अगर आप अपनी रफ़ कॉपी पे या अपनी किसी फ़िज़िक्स की अगर आपने कोई रजिस्टर डेवलप किया है उस पर लिख लें तो ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे, या आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट्स ले लें इसके। कोशिश ये करें कि इन स्लाइड्स को देखने के लिए आप हॉरिजेंटली मोबाइल को रखें या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इसे पढ़ें, ताकि ये स्लाइड्स पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, इसके बाद हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं। वो था हमारे पास E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा डी, या E इज़ इक्वल टू वी बाई डी, या V इज़ इक्वल टू ई डी भी हम कह सकते हैं। अच्छा, V इज़ इक्वल टू ई डी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप याद करें कि हमने जब थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ पढ़ी थी तो वो थर्ड एप्लीकेशन थी ही पैरेलल प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पर भी पैरेलल प्लेट्स हैं, तो हमारे पास E का फार्मूला आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा, या फिर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आगे जाके मैं बताऊंगा, दोबारा रिवाइज करवाऊंगा कि सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट से मुराद क्या है। अच्छा, अगर हम इस E की वैल्यू ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, या इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास V का एक और आंसर आ जाएगा कि V इज़ इक्वल टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अच्छा, ये बात पहले भी लिखी जा सकती थी, मगर बहरहाल यहाँ आप देख लें कि सिग्मा से मुराद सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये मैं कई दफ़ा इससे पहले बता चुका हूँ। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट से मुराद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये भी आप कूलम्स लॉ में पढ़ कर आ रहे हैं। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को बताने के बाद अब हम जानते हैं कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है बेसिकली। अगर मैस डेंसिटी हो तो फिर मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी है तो हमारे पास हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या एरिया या लेंथ होता है, क्योंकि हमने 3 तरह की डेंसिटीज़ को पढ़ा था। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सरफेस, तो सरफेस 2 डायमेंशनल थिंग है, इसलिए हमारे पास पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 को अब हम ज़रा रीडिज़ाइन कर लेते हैं, सिग्मा की वैल्यू उसमें पुट कर दें तो V इज़ इक्वल टू क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपके पास। V की इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए, जहाँ पे C वैक्यूम इज़ इक्वल टू हमने लिखा था Q बाय V। Q एक तो वो रहेगा, और यहाँ पे V क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जो एक हमने V की वैल्यू लिखी हुई है Q डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, तो उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। इसका मतलब ए एप्सिलॉन नॉट न्यूमिनेटर बन गया और Q बाई डी डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो C वैक्यूम हमारे पास आ जाएगा Q ए एप्सिलॉन नॉट ओवर Q डी। Q और Q को अगर हम कैंसिल कर दें तो C वैक्यूम का हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। अच्छा, बहुत क्लियरली इक्वेशन नंबर 5 हम इसको कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि C वैक्यूम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, जब हमारे पास प्लेट्स के दरमियान मीडियम जो रखा जाए वो वैक्यूम हो या एयर हो या फ्री स्पेस हो, तो वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक को हम कह रहे हैं एरिया ऑफ द प्लेट्स, एक को कह रहे हैं हम नेचर ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं इसे, और तीसरी चीज़ परमिटिविटी टेक्निकली नेचर ऑफ द मीडियम ही है, और उसके बाद तीसरी चीज़ जो डिनोमिनेटर में डी है वो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब है कि आप देखें डी हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो अगर डी इंक्रीज़ करे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ऊपर वाली जो दो चीज़ें हैं ए और एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ सी वैक्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है एरिया बढ़ा दें या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज करें, एप्सिलॉन नॉट तो चेंज नहीं होता मगर उसका कोई और इलाज निकालना पड़ेगा जो आगे हम देखेंगे। तो एरिया बढ़ा दें तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है या चार्ज स्टोर करने की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि एरिया बढ़ेगा तो बड़े यानी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कैपेसिटर की इंक्रीज़ करेगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ जाए तो चार्ज रिटेन करने की सलाहियत कैपेसिटर में कम हो जाएगी, इसलिए उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी ये
मैथमेटिकल जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ये बहुत लॉजिकल है, बड़ी आसानी से हमारा दिमाग इसको एक्सेप्ट भी करता है, इसको समझता भी है, और इसमें कहीं आपको कहीं कोई अजीब सी बात नज़र नहीं आ रही। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और हम अब इसके दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा, अब यहाँ सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक मैंने पहले भी बताया है पिछले लेक्चर में कि डाई इलेक्ट्रिक दो प्लेट्स या दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान प्लेस की जाने वाली चीज़ को कहते हैं। मगर डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा। बहुत सारे मटेरियल्स हैं ऐसे, मगर इसके अंदर एक ख़ास सलाहियत होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ये पोलराइजेबल इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। यानी हर इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता, बट हर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होता है। तो ये इंसुलेटर्स की एक ख़ास किस्म है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेबल इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी इसमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की सलाहियत होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारा अगला टॉपिक होगा जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ इस पर थोड़ी सी बस बात मैं करूँगा, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से मुराद एक ऐसा मटेरियल है कि जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स अरेंज कर लें अपने आप को और पोलराइज हो जाएं। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स अलग अलग हो जाएं। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, मगर तमाम इंसुलेटर्स ऐसा बिहेव नहीं करते। तो जो इंसुलेटर ऐसा बिहेव ना करे, हम उसको एज आ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इस्तेमाल नहीं किया करेंगे। अच्छा, अब जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, जो वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हम इसे इसलिए कहते हैं कि बेसिकली ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें देगा, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपनी जगह पर रहेगा। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कमरे में स्पेस मौजूद है या वैक्यूम मौजूद है, और आप इसके अंदर लेट से रेत भर दें, तो आप ये नहीं करेंगे कि पहले आप वैक्यूम को बाहर निकालें और बाद में रेत को अंदर डालें। इसका मतलब है वैक्यूम को ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रिप्लेस किया जाए। वैक्यूम मौजूद रहेगा और उसके बाद कोई और चीज़ भी उसमें ऐड हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम मौजूद था बिटवीन द प्लेट्स, वो अपनी जगह पर रहेगा, और साथ एक एडिशनल चीज़ जिसको हम कह रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक, वो आ जाएगी। अगर आप राइट बॉटम पे डायग्राम देखें तो आपको एप्सिलॉन नॉट भी नज़र आ रहे हैं और दरमियान में एक मटेरियल नज़र आ रहा है जिसमें एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैक्यूम की मौजूदगी में एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाता है। इसका मतलब वैक्यूम भी रहेगा। इसका मतलब अगर वैक्यूम रहेगा तो फिर एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, और उसके साथ एक एडिशनल चीज़ एप्सिलॉन आर आ जाएगी क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक उसके अंदर ऐड हो गया। अच्छा, अब इसमें बात तो इस पर मेरे ख्याल से जितनी करनी थी उससे ज़्यादा की जा चुकी है। तो हम अब जो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज अ डाई इलेक्ट्रिक, तो उसको हम कह देते हैं सी मीडियम। टू डिफ्रेंशिएट, पहले हमने सी वैक्यूम कहा था, अब हम इसको सी मीडियम कह रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 थी उसकी मॉडिफाइड शक्ल आ जाएगी। वो क्या थी? सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ आ जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर रहा, उसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के तौर पे एप्सिलॉन आर आ गया। तो आप अगर देखेंगे अपनी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो किसी चीज़ की वैल्यू लिखी होगी 1, किसी की 3, किसी की 7, किसी की 20। तो इस तरह इन वैल्यूज़ का मतलब ये कोई उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, बेसिकली ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसका मतलब अगर किसी चीज़ की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि ये एप्सिलॉन नॉट का 5 गुना है, यानी उससे 5 गुना ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ की रिलेटिव परमिटिविटी 9 है, तो इसका मतलब है कि ये एप्सिलॉन नॉट से 9 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये उसमें सिर्फ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के तौर पे अपना किरदार अदा करेगी। अच्छा, इससे भी इस जो हमने इक्वेशन पढ़ी है लास्ट, इसमें भी हमारे पास 4 फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। तो टेक्निकली एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर अलग चीज़ें नहीं हैं, ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो 3 चीज़ों पर ही डिपेंड करेगी, और वो चीज़ें हैं एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और नेचर ऑफ द मीडियम।
तो यहाँ नेचर ऑफ द मीडियम क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन आर लगा देंगे। यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही होगी कि जब वैक्यूम होता है तो उसके अंदर हमारे पास जो अंदर आप ये समझ लें कि वैक्यूम तो ना आप इसे कहें एयर मौजूद हो तो वो अनपोलराइज सी होती है, जबकि डाइलेक्ट्रिक रख दें तो वो पोलराइज हो जाता है। इस पोलराइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक और काम हम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। इसका मतलब है हम सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम ले लेते हैं तो हमारे पास बाकी सब फैक्टर्स तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा। तो एक ही चीज़ बचेगी और वो आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब है हम एक और तरह से भी एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेशो है बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज a dielectric and capacitance of a capacitor when the medium between the plates is vacuum। तो इसको मैंने नीचे लिख भी दिया है ताकि आप याद कर सकें या इसको अपने पास नोट कर सकें। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था। इसके अंदर किसी किस्म की कोई बात आपको मुश्किल लगे या आपको समझने में दुश्वारी हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी आपके सवाल का जवाब देने की। और क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, आपने देखा होगा कि कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, इसी तरह ये कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 23 में इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश ये करें कि रेगुलर रहें और इन लेक्चर्स को साथ साथ अपने प्रिपेयर करते रहें, इसको याद करते रहें, इसको अपने पास नोट भी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।